चर्चा को दोनों पार्टियों के लिए, दोनों राजनीतिक दलों के लिए, खास करके कांग्रेस और बीजेपी के लिए। इसके अलावा शिवसेना, एनसीपी, हज का तमाम दल हैं जिनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। 15 अक्टूबर को फैसला होगा, 19 अक्टूबर को सामने आएगा। लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी, शुरुआत करते हैं चर्चा की। आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस के, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार है, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ हजका के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे और बीजेपी के भी वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल भी जुड़ेंगे। लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी। दोनों राजनीतिक दल, और दोनों ही नहीं बल्कि शिवसेना, एनसीपी और तमाम हजका जैसे जो दल हैं वो भी दावा कर रहे हैं। सबकी तरफ से इस दावे के बीच में कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा, पहला टेस्ट अगर कहें सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी के लिए, कितना चुनौतीपूर्ण आप मानते हैं? निश्चित रूप से देखिए, अभी तक जो लोकसभा चुनावों के बाद जिस तरह से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, तो उसके बाद पूरे देश का जो एक वातावरण बना है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता काफ़ी उत्साह में हैं, अपबीट मूड में हैं। हालांकि जो छोटे छोटे उपचुनाव हुए हैं उनमें जरूर भाजपा को थोड़ा वो झटका लगा, लेकिन वो स्थानीय परिस्थितियां, स्थानीय कारणों की वजह से वो उतना महत्वपूर्ण नहीं माना गया। लेकिन ये दो जो चुनाव हो रहे हैं महाराष्ट्र और हरियाणा के, ये निश्चित रूप से, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने खुद इनमें जो है ये दांव लगाया है और उन्होंने घोषणा की है कि दोनों राज्यों में अपनी सरकार बनाएंगे, तो जब वो मैदान में आ गए हैं सरकार बनाने को लेकर के, तो निश्चित रूप से इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता, इसके साथ जोड़ के जरूर देखा जाएगा। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो शर्मनाक पराजय उसकी हुई है लोकसभा चुनाव में, वो किस तरह से इन चुनावों में अपनी पराजय को बचाती है, या जो नुकसान होता है कम होता है, या दोबारा किसी राज्य में सरकार बनती है, या दोनों राज्यों में बना लेती है, इन सब पर कांग्रेस की भी भावी राजनीति तय होगी। क्योंकि इस वक्त कांग्रेस के अंदर जिस तरह का आपसी झगड़ा और झंझट और नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में टकराव और तनाव चल रहा है, उन पर भी इन दोनों राज्यों के चुनाव परिणामों का असर पड़ेगा कि महाराष्ट्र में क्या स्थिति होती है, हरियाणा में क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैट्रिक बनाते हैं। तो ये सारे इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात मीना, ये और बड़ी महत्वपूर्ण है, खासकर हरियाणा को लेकर। महाराष्ट्र में कमोबेश वही स्थिति है, मुख्य मुकाबला कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का गठबंधन बनाम भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन, और शिवसेना गठबंधन के साथ कुछ, इस गठबंधन से कुछ और दल भी जुड़े हुए हैं, आरपीआई है, शेतकारी है, इस तरह कुछ छोटे छोटे दल जो लोकसभा चुनाव में थे वो भी जुड़े हुए हैं। लेकिन हरियाणा में इस बार थोड़ी सी नई परिस्थिति है। हमेशा हरियाणा का चुनाव कांग्रेस बनाम इनेलो होता रहा है, और वहां बिल्कुल एक तरह से दो ध्रुवीय राजनीति थी। लेकिन इस बार काफी बहुधुरी जैसी स्थिति है। जैसे कांग्रेस तो है ही, भारतीय जनता पार्टी भी सारी सीटों पर लड़ रही है, इसके अलावा इनेलो है, तो तीन तो बड़े ध्रुवीय हो गए। फिर हरियाणा जनहित कांग्रेस, इसका गठबंधन टूट गया भाजपा से, तो वो एक फैक्टर बन गया। गोपाल कांडा की एक निर्दलीय एक पार्टी लड़ रही चुनाव, विनोद शर्मा जो है उनकी पार्टी लड़ रही है। तो छोटे मोटे कई दल जो क्षेत्रीय स्तर पर प्रभाव डाल सकते हैं, हालांकि इनका पूरा पैन हरियाणा इंपैक्ट तो नहीं है, लेकिन कम से कम तीन दल जो हैं, भाजपा, कांग्रेस और इनेलो, इनका पैन हरियाणा इंपैक्ट है। तो इस बार चुनाव थोड़ा सा बहुकोणीय हो गया है हरियाणा में। लेकिन आपके मुताबिक इनेलो के लिए परेशानी है इन चुनाव में, कम से कम चुनौतीपूर्ण है आपके मुताबिक, अगर मैं बात को समझूं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी सीधे मुकाबले में यहां पर आ गई है। आलोक शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। कांग्रेस एनसीपी का जो समझौता है महाराष्ट्र में, वो अभी तक किसी स्थिति में पहुंचा नहीं है, किसी फैसले नतीजे पर पहुंचा नहीं है। हरियाणा में आपके लिए परेशानियां लगातार खड़ी हो रही हैं, आपके ही नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पार्टी कैसे ऊर्जा भरेगी अपनी पार्टी को, अपने कैडर को, अपने कार्यकर्ताओं को उस उत्साह और जोश पे लाने के लिए जो चुनाव में चाहिए? मीना जी, देखिए, एक जगह हमारी 15 वर्षों से सरकार है और एक जगह 10 वर्षों से सरकार है। मैं 3-4 चीज़ों पर विस्तृत आपको कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं हरियाणा को लेना चाहूँगा, मैं आपके प्रश्नों का भी उत्तर दूंगा। हरियाणा के अंदर मैं बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जो मैक्सिमम सीट्स आई हैं आज तक, वो 9 सीटें आई हैं। जब इनका हरियाणा विकास पार्टी चौधरी बंसीलाल जी के साथ गठबंधन हुआ था, उसमें से 6 लोग ऐसे थे जो कांग्रेस से वहां पर गए थे और उनको टिकट दिया गया था। अभी जो 7 इनके लोकसभा के चुनाव में सांसद चुनकर आए हैं, उसमें से आप देखिए कि 7 में से 4 ऐसे हैं जो किसी ना किसी कांग्रेस के पद पर रहे हैं। अभी जो 43 सीट इनकी आई हैं, जो डिक्लेयर की हैं विधानसभा की, और जिसके ऊपर रामविलास शर्मा जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके घर पर जो बवाल हो रहा है, उस 43 में से 17-18 ऐसे हैं जिनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास ही ऐसा रहा है
कि किसी भी तरह से उन्होंने जहां जहां गठबंधन किए हैं वो टूटते चले गए हैं। हरियाणा में पिछले 3 चुनाव में 3 अलग अलग दलों से उनके गठबंधन रहे हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अपनी जो भी उपलब्धियां रही हैं, विकास रहा है, उस पर हम वोट मांगेंगे। हरियाणा विकास के मामले में 14वें स्थान से पिछले 10 वर्षों में पहले स्थान पर आया है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन लगभग 2.5 गुना बढ़ा है पिछले 10 वर्षों में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लगभग 13 गुना बढ़ा है। पर कैपिटा इनकम बड़े राज्यों में आज हम सबसे ऊपर हैं। हरियाणा के अंदर रोड्स की कंडीशन बेस्ट है। उसके बावजूद फिर क्या वजह है आलोक शर्मा जी कि आपकी पार्टी के नेता वहां से लगातार बाहर निकल रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? आपके पास वापस आऊंगी। इनेलो से हमारे साथ अशोक शेरवाल जुड़े हुए हैं। अशोक शेरवाल जी, स्वागत है आपका। जितनी सारी बातें, जितने सारे दावे कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की तरफ से और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का कोई वजह नहीं है, हरियाणा बहुत आगे आया है और मुख्यमंत्रियों ने बहुत काम किया है, तो कुछ वजह बनती नहीं है कि जनता बीजेपी को वोट दे, इनेलो के साथ जाए? देखिए, जहां तक आलोक शर्मा जी का मैं बात करना चाहूँगा, आज जो हरियाणा के अंदर जो विकास के बारे में बात बोली है आलोक शर्मा जी ने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक सर्वे रिपोर्ट आई है। सर्वे रिपोर्ट में आज विकास में 7वें नंबर पर हरियाणा प्रदेश है विकास के अंदर। और क्राइम के अंदर आज मैं नहीं कहता हूँ, SC/ST कमीशन आयोग के चेयरमैन ने यहाँ तक कहा हरियाणा प्रदेश के अंदर कि हरियाणा प्रदेश को बलात्कारी प्रदेश नाम रख देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक ने टिप्पणी की है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर गरीब होना पाप है। तो आज इस प्रकार की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट है या SC/ST आयोग के चेयरमैन है और फिर भी ये कहते हैं नंबर 1 हरियाणा। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जगह जगह लूटपाट, डकैती, फरोख्ती, हत्याएं, बलात्कार, आगजनी की घटनाएं निरंतर प्रदेश के अंदर घट रही हैं। और नंबर वन के कहने की आज टेलीविजनों पे गा करके नंबर 1 हरियाणा नहीं बन सकता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अभी मेरे साथी ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आज कांग्रेस का ग्राफ खत्म हो रहा है, कांग्रेस का स्तर नीचे गिर रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में आपने देखा है एक सीट मुश्किल से वो मुख्यमंत्री जी अपने बेटे की सीट बचाने में सक्षम हुए हैं। 9 सीट में से हमने 2 सीट हमने, और आदरणीय मोदी जी की लहर के बावजूद भी हमने 2 सीट लेने में हम सक्षम हुए हैं। और जहां तक कांग्रेस एक मुक्त हरियाणा चाहती है, जनता, देश की जनता ने मन बनाया है कि कांग्रेस को हरियाणा से चलता किया जाए, जिस प्रकार पूरे भारत देश से कांग्रेस को चलता किया गया है। और हरियाणा की जनता ने भी मन बनाया है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बने रहिए शेरवाल साहब आप। अशोक जी बने रहिए। सुधांशु मित्तल जी, पार्टी की तरफ से आपकी दावा किया जा रहा है कि लगभग 90 सीटों पर जो लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं वो आपके पक्ष में आते हैं। क्या वही नतीजे हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी आप उम्मीद करते हैं? पहली बात तो अभी मैं आलोक जी की बातें सुन रहा था, एक उर्दू का शेर है कि सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो आलोक जी को ये ख्याल बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आलोक जी कह रहे थे कि पिछले 3 चुनावों में हमने 3 गठबंधन करे और तोड़ दिए। आलोक जी, पिछली विधानसभा में अकेले लड़े थे, उससे पहली भी विधानसभा में अकेले लड़े थे, तो कौन से गठबंधन करे और कौन से तोड़ दिए मुझे तो पता नहीं। अब आते हैं असली स्थिति क्या है हरियाणा की। हरियाणा की स्थिति यह है कि वहां पे लोग इस समय थक चुके हैं, त्रस्त हो चुके हैं कुशासन से, और इस वजह से उन्होंने मन बना रखा है। वैसे लोकसभा के चुनाव के नतीजे शायद आलोक जी को ध्यान नहीं है कि 7 लोकसभा हम जीते हैं, आप 1 जीते हैं। हम लोग 52 + 7 और आप जीते सिर्फ 15 हलकों में विधानसभा में। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है आप आगे हैं तो जरूर आगे होइए भैया, हम थोड़ी कह रहे हैं। दूसरी बात, लोग लहर पहचानते हैं, लोग हवा पहचानते हैं, इसीलिए कांग्रेस के डूबते जहाज से लोग छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। क्यों? उनको कांग्रेस में भविष्य नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे उससे चिंता नहीं है। देखिए, राजनीति जो है पिछले 7-8 साल में राजनीति में एक परिवर्तन आया है।
राजनीति पहले जो जात और पात की और धर्म की राजनीति थी, उसकी जगह अब राजनीति जो है उम्मीद की राजनीति हो गई है, विकास की राजनीति हो गई है, सुशासन की राजनीति हो गई है। और इन्हीं मापदंडों पे जब वो सरकारों का मूल्यांकन करते हैं, चाहे महाराष्ट्र का हो चाहे वो हरियाणा का हो, तो लोगों में इनके प्रति एक आक्रोश है और इसीलिए वो विकल्प के रूप में भाजपा की ओर देख रहे हैं, क्योंकि भाजपा से उनको उम्मीद लगती है कि सुशासन हम दे पाएंगे जो हम लोग वचनबद्ध हैं। जी, आलोक शर्मा जी इस परिस्थिति और ये राजनीतिक स्थिति की वजह से जी एक मिनट बस खत्म करना चाहता हूं। जी, मेरा अपना मूल्यांकन यह है कि वहां पे इस समय जो संघर्ष है वो भाजपा और आईएनएलडी के बीच का संघर्ष है। कांग्रेस तो इस समय संघर्ष में ही नहीं है वहां पे, क्योंकि मन तो लोगों ने कांग्रेस को खिलाफ तो बना ही रखा है और इस संघर्ष में भी भाजपा के प्रति उनका बहुत उत्साह है और इसीलिए जो है भाजपा दोनों राज्यों में अपनी सरकार न केवल बनाएगी, लेकिन लोगों का सुशासन का जो एक स्वप्न है उसको हम पूरे करने की स्थिति में होंगे। सुधांशु मित्तल जी, ये आप पार्टी के राजनीतिक वरिष्ठ स्थिति नेता का हैं, आकलन आप है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आप जब बोल रहे थे तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आपको बीच में न रोकूं, लेकिन हजका का साथ आपका छोड़ना, क्या आपने भी उस लहर को समझ लिया कि नरेंद्र मोदी की लहर है, इसलिए पहले आप हजका के साथ थे और मौका आने पे आपने छोड़ दिया, जिस बात का जिक्र यहाँ पे आलोक शर्मा ने किया था? जहां तक हजका और भाजपा का संबंध है, एक तो अगर आपको ध्यान हो का कि उसकी अनाउंसमेंट छोड़ने की हमने नहीं करी है, मैं यही वो बोल हजका रही हूँ, ने उन्होंने करी है। आरोप लगाया है तो आप कृपया पे, वो जो है उन्होंने आप वो पे तो आरोप लगाया सुनिए, है कि आप बड़ी बड़ी बैठकों में, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में, पब्लिक मीटिंग्स में जहां नरेंद्र मोदी पहुंचे वहां आपने उनका अपमान किया। हजका ने ये आरोप लगाते हुए आपका साथ छोड़ा है। अब मैं अपनी बात करूं। अच्छा, ये बतलाइए मुझे, आज तक कोई जो साथ छोड़ता है वो बिना दोषारोपण के छोड़ता है क्या? वो कहता है ये तो अच्छे थे लेकिन हम ही खराब थे, कोई कहा है किसी ने? वो तो यही कहेगा। जो आपका साथ छोड़ेगा वो तो यही कहेगा कि भाई देखो वो बहुत खराब लोग थे। सुधांशु जी, मैं अच्छा, आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि आपको जब लोकसभा के नतीजों में समझ में आ गया कि मोदी की लहर, आपने कहा लहर से चुनाव जीते जाते हैं, मोदी जी की लहर जब आई और आपको लगा कि लोकसभा में आपके नतीजे बहुत अच्छे आए हैं, उसका असर विधानसभा में भी होगा, और आपने जो इग्नोरेंस उनकी तरफ दी उसकी वजह से उन्होंने छोड़ा, ऐसी स्थितियां आपने पैदा कर दी, उनका ये कहना है, उनका ये आरोप है? उनका आरोप जो है उसको लगाने से पहले अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए उनको। क्या कारण यह है कि पब्लिक के स्तर पर उनकी स्वीकार्यता बिल्कुल खत्म थी और इसका उदाहरण मुझे देने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कितना वो लड़े थे और उनका क्या नतीजा निकला था। जहां एक तरफ लोग हमें स्वीकार करने को तैयार थे, उनकी नकारात्मक राजनीति की वजह से लोग उनको स्वीकार नहीं कर रहे थे और राजनीतिक असलियत जो है वो सबके सामने दिख रही थी, ये उनको भी दिख रही थी। और इसी परिस्थिति में क्या होने वाला है इसको देख के उन्होंने ये फैसले लिए हैं। जी, इसलिए संध्या बजाज भी मेरे साथ है, बने रहिए बहुत सुधांशु आसान है, मैं उस मित्तल वजह जी। से नहीं जाना चाहता। सुधांशु मित्तल जी बने रहिए, संध्या बजाज भी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हजका की हैं। संध्या जी, आप सुन रहे हैं सुधांशु मित्तल जी जितनी सारी बातें कर रहे हैं, तो कोई आधार नहीं था। हजका ने जितने सारे आरोप लगाए, बीजेपी तो साथ रखना चाहती थी, आप ही नहीं रह पाए। देखिए मीना जी, सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगी कि लोकतंत्र का जश्न आ रहा है और हम लोगों को बड़ी ईमानदारी से काम लेना है, शराफत से ये चुनाव लड़ा जाना है, इस तरीके से नहीं कि आप अपनी बात को माने नहीं और दूसरों पे आरोप लगाएं। मैं ये कहना चाहूँगी कि शुरू से ही बीजेपी के मन में यही था कि किसी भी तरीके से कुलदीप को अलग किया जाए, क्योंकि कुलदीप जी 45 सीटें जो कि उन्होंने लिखित समझौता किया था, ये भारत के इतिहास में पहला समझौता था जो लिखित हुआ था कि हम 45 सीटों पे लड़ेंगे, 45 पे ये लड़ेंगे। पहले हमको 2 सीटें दी इन्होंने जब हम लोकसभा लड़े, हम उस समय 5 भी ले सकते थे,
हम ही ने खुद कहा कि ठीक है आप लोकसभा सारी लड़िए और हम लोग जो हैं वो विधानसभा में आपके वो बनेंगे, साथी बनेंगे। परंतु इन्होंने हर कदम पे जिस तरीके से बीजेपी ने किया है उसको पूरा जनता हरियाणा की देख रही है, और इसी धोखे के साथ में ये शुरू होने वाला है ये चुनाव। यही बुनियाद बनेगा इस चुनाव की। सभी लोगों को पता है कि धोखा किसने दिया और अनाउंस किसको करना पड़ा। देखिए, जब आपके नेता जो हरियाणा में प्रदेश स्तर के हैं रोज कह रहे हैं कि कुलदीप को समझ नहीं आ रही है, समझौता तो टूट चुका है, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है, फिर भी अपनी बात कहे जा रहे हैं, मिले जा रहे हैं अध्यक्ष साहब से। हमने बहुत कोशिश की कि अच्छी तरह से हम पूरे ऑनर करते हैं अमित शाह जी का, और हमने बहुत वहां पे जाके उनसे फरियाद की कि आप हमारे समझौता जो सही मायने में जो हुआ था उस पर आप करिए अपनी बात, लेकिन वो अपने वचन से मुकर गए। जो कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, उन्होंने अपना वचन नहीं निभाया, तो हम लोगों को मजबूरन कहना पड़ा कि क्या आप हमें उस दिशा में ले जाएंगे कि जिस दिन अनाउंस होंगे इलेक्शन उस दिन आप बताएंगे आप हमें कुछ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। इसी वजह से कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए हमारे आदरणीय कुलदीप बिश्नोई जी ने स्वयं इस बात को कहा चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ठीक है हम ही डंप करते हैं, क्योंकि हम अपना अपमान और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्वाभिमानी लोग हैं हरियाणा के। हरियाणा में सिर्फ एक ही बात की अनक है कि उनका स्वाभिमान किसी कीमत पे खराब नहीं होना चाहिए। तो मैं भी यही कहूंगी कि हमारे को धोखा दिया गया। बने रहिए हरियाणा संध्या जी, जनहित कांग्रेस बने रहिए पूरी संध्या तरह जी। से साथ धोखा दिया दिया इनका। गया बीजेपी की तरफ जी। से आपको, ये आपका कहना है। बीजेपी कह रही है कि हम तो चाहते थे साथ लेना। विनोद अग्निहोत्री जी, वाकई में साथ कौन चाहता था और किसको ऐसा लगा कि अब गठबंधन की जरूरत नहीं है, मौका आ गया है, तोड़ देना चाहिए गठबंधन, ज्यादा लंबा चलने की कोई दरकार नहीं है? देखिए, राजनीति में क्या होता है कि भावनाएं जो है उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, यथार्थ का धरातल बड़ा कठोर होता है। जी, और वो धरातल और अब क्या वो कहता है? धरातल जो है, सुधांशु जी हमारे मित्र हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि राजनीति में कैसे जो है चीज़ें बनती और बिगड़ती हैं, कई बार समझौते होते हैं और टूटते हैं। हजका, जब भारतीय जनता पार्टी और हजका का समझौता हुआ था लोकसभा चुनाव से पहले, उस वक्त भाजपा को ये उम्मीद नहीं थी कि छप्पर फाड़ करके सीटें आएंगी लोकसभा चुनाव में, और उनको लग रहा था कि हजका वहां एक बड़ी फोर्स है, इसलिए उन्होंने हजका के साथ समझौता किया, जैसा कि संध्या जी कह रही हैं, और 45-45 सीटों का एक एग्रीमेंट हुआ। और वो सही बात है, उस समय अगर ये 5 सीटें मांगती तो 5 सीटें भी इनको मिल जाती। लेकिन मैं एक और बात कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि जो, जैसा कि सुधांशु जी ने कहा कि ये चुनाव भाजपा और इनेलो के बीच में है, कांग्रेस आउट है। इधर संध्या जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको धोखा दिया। यानी कुल मिलाकर के स्थिति ये बन रही है कि एक तरफ भाजपा के साथ एक खटास लेकर के हजका मैदान में है, दूसरी तरफ अपने पुराने सहयोगी मित्र ओम प्रकाश चौटाला जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े पुराने सहयोगी रहे हैं। एनडीए की सरकार जब वाजपेयी जी के नेतृत्व में थी तब उसमें एनडीए में भी शामिल थे, और भाजपा और इनेलो का गठबंधन पहले रहा है हरियाणा में, तो अब वो दोनों एक दूसरे के मुकाबले हैं। मेरा सवाल सुधांशु जी से ये है, क्योंकि मैं इस बहस को थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं कि विधानसभा चुनावों के बाद अगर खिचड़ी पकती है हरियाणा में, मान लीजिए किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या भाजपा और इनेलो मिलकर सरकार बनाएंगे? और दूसरा सवाल संध्या जी से है कि क्या हजका और कांग्रेस की कोई संभावना है आपस में आने की, एक दूसरे के साथ आने की? जी, सुधांशु जी पहले आपसे सुनना चाहेंगे। हालांकि उन्हें लगता है एक बार फिर से जनता उन्हें छप्पर फाड़ के देगी। सुधांशु जी। विनोद जी, ऐसा है जिंदगियां जो है अगर मगर और हाइपोथेसिस पे थोड़ी चलती है। संभावनाओं का तो खेल है सुधांशु जी। सामने दिख रहा है आपको, अभी बात नहीं करना चाहेंगे। सुनिए ना, राजनीतिक यथार्थवाद सामने दिख रहा है आपको, किस तरह से जन समर्थन हमें मिल रहा है, लोगों के सामने हम विकल्प हैं, कांग्रेस लड़ाई में तक नहीं है। ऐसी स्थिति में इसके साथ बनेगी उसके साथ बनेगी, अरे भाई जब हम खुद ही सरकार में आ रहे हैं तो हम क्यों किसी के साथ बनाएंगे? देखिए, गठबंधन होता है जब कोई राजनीतिक स्थिति ऐसी होती है जहां पे आपको जरूरत पड़ती होगी। यहां वो स्थितियां नहीं है, यहाँ पे जन संपर्क और जन समर्थन इतना व्यापक मिल रहा है भाजपा को कि भाजपा लोगों की आकांक्षाओं पे पूरा उतरने के लिए अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी, अपने बलबूते पे सरकार चलाएगी और एक सुशासन देगी जी। इसलिए ये संभावना की बात ही करना आज कुछ हास्यप्रद लगता है मुझे। चलिए सुधांशु जी, मान लिया कि आपकी सरकार बन रही है, बहुमत आपको मिल रहा है, तो इतना और बता दीजिए मुख्यमंत्री कौन होगा?
क्योंकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी जो है ये चैलेंज कांग्रेस के सामने रखती रही है कि अपना नेता बताओ। गुजरात में आपने हमेशा अपना नेता बताया, मध्य प्रदेश में बताया, छत्तीसगढ़ में बताया, लेकिन हरियाणा में भी बता दीजिए कौन होगा नेता इस बार चुनाव के बाद। जी, हर राज्य की एक अपनी, सुनिए, हाँ, हर राज्य की एक विशेष राजनीतिक परिस्थिति होती है। कहीं जैसे आपने कहा भाजपा, ये सत्य है कि आज तक हरियाणा की राजनीति में प्रथम नंबर की राजनीतिक संगठन भाजपा नहीं था। इसमें अगर मैं कहूं कि नहीं ये सत्य नहीं है तो थोड़ी सत्य बदल जाएगा, ये सत्य था। और इसीलिए स्वाभाविक तौर पे कोई एक नेतृत्व को आप मुख्यमंत्री के लिए उपयुक्त मान के उसको प्रोजेक्ट करें, ये आज के दिन संभव ही नहीं होने वाला जी। उसका कारण है, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी चुनाव होंगे, चुनाव में लोग जीतेंगे, जीत के कौन जीत के आते हैं उसके बाद क्या होगा उस हिसाब से होगा। जहां पे ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड लीडरशिप्स हो जाती हैं वहां की परिस्थितियां अलग होती हैं। ये राजनीति का सत्य है। अब इसको सत्य को कैमोफ्लेज करके आप हम इधर कहें या उधर कहें उसका कोई मायने नहीं है। सुधांशु जी, लेकिन इसका आपको नहीं लगता, सुधांशु जी आपको नहीं लगता कि इसका आने वाले चुनावों में आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि पार्टी जब चाहे मुख्यमंत्री का नाम पहले घोषित कर दे और जब चाहे न करे। जी, वापस आऊंगी आपके पास सुधांशु मित्तल जी। मंदार मेरे सहयोगी महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं, महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है, महाराष्ट्र में भी आपकी यही स्थिति है। वहां पर भी मुख्यमंत्री को लेकर जिन नामों के टकराहट देखने को मिल रही है, हालांकि पार्टी बार बार उनका दावा करती है कि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन सामने नहीं आ रहे हैं। अभी तो वहां तय होना है शिवसेना का बनेगा कि इनका बनेगा। जी, ये भी मुश्किल है। और अगर इनका बनेगा तो कौन बनेगा, उन नामों पर भी परेशानी बनी हुई है, उन नामों पर भी लगातार चर्चाएं हो रही है। मंदार, क्या स्थिति है वहां पर महाराष्ट्र में? एक तरफ बीजेपी के सामने ये चुनौती है कि शिवसेना के साथ सीटों को लेकर भी अभी तस्वीर साफ नहीं है, दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। ऐसी स्थिति में चुनावों की घोषणा के बाद क्या लगता है आपको अगले 2-3 दिन में कुछ तस्वीर साफ होगी? जी, वक्त काफ़ी कम है और उनको तस्वीर साफ करनी ही होगी। जैसे आपने ठीक तरह से इंट्रोडक्शन में भी कहा कि अनाउंसमेंट होने के बाद ये सब पहल जोर से शुरू हुई है। जिस तरह से आपने कहा कि शिवसेना भाजपा में अभी तक सीटों का बंटवारे पे कोई भी फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि ये पहली बार महायुति सामने जा रही है। पहले तो शिवसेना भाजपा ये दो पक्ष जाते थे, लेकिन अभी कुछ दल और भी जुड़ गए हैं उनके साथ, तो उसको लेकर भी एक विवाद है कि कितनी सीटें लड़ेगी। हालांकि शिवसेना हमेशा ज़्यादा सीटें लड़ती थी और लोकसभा में वो कम सीटें लड़ती थी, वो उनका फार्मूला रहा है। वो पहली बार फार्मूला भी उनको तोड़ना पड़ेगा। मंदार, आप बने रहिए मेरे साथ। मंदार, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि जो युवराज हैं वो भी इस वक्त बीजेपी के अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है। युवराज सिंह, क्रिकेटर युवराज सिंह ने बीजेपी के अमित शाह से, अध्यक्ष से मुलाकात की है और चुनाव प्रचार कर सकते हैं वो। ये अपने आप में महत्वपूर्ण अगर कहें बड़ी खबर इस वक्त की हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव के बीच। युवराज सिंह की माता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, शबनम सिंह, वो इस पे ज्यादा विस्तार से बता पाएंगी। जी, स्वागत है आपका फोकस न्यूज पे शबनम जी। क्या इस बात में सच्चाई है कि युवराज सिंह ने चुनाव प्रचार में उतरने का मन बना लिया है? ये आज क्या कहते हैं, किसी से मिलने से ये थोड़ी नहीं आप अंदाजा लगा सकते कि उस प्रचार के लिए अपना मन बनाया है। युवराज अभी एक क्रिकेटर है और वो क्रिकेट खेलना चाहता है, और वो उनसे इसलिए मिलने गया था क्योंकि वो यूवी कैन, जो हमारी संस्था है जो कैंसर से लड़ती है, उसके बारे में कुछ उनसे बात करने गया था। बाकी इलेक्शन की कोई बात नहीं हुई थी। तो मैं टोटली इसकी चीज़ को आपको बता दूं कि युवराज का अभी कोई मन नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। वो सिर्फ क्रिकेट और अपनी यूवी कैन संस्था पे कंसंट्रेट करना चाहता है। शबनम जी, एक बात और, क्योंकि आज का दिन चुना गया है, क्या ये टाइम पहले से लिया हुआ था युवराज ने बीजेपी अध्यक्ष से मिलने के लिए, या फिर अचानक इस तरह का डेवलपमेंट? क्योंकि चुनाव आयोग ने आज चुनावों की तारीख भी की है, तो देश जानना चाहता है कि क्या वाकई में पहले से तय कार्यक्रम के तहत युवराज मिले हैं और इसमें कहीं कोई सियासी रंग नहीं देखा जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कुछ ऐसा मत लीजिए आप। वैसे ही कैजुअल उनकी मीटिंग हुई थी और उन्होंने शायद उसको बुलाया था कि वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि
युवराज अब सरकार के साथ बच्चों के लिए कैंसर की लड़ाई, जो बच्चे सफर कर रहे हैं कैंसर से, उनके लिए कुछ करना चाहता है। तो ये इसी सिलसिले में उसकी मीटिंग हुई है। शबनम जी, एक छोटा सा सवाल अंतिम आपसे समझना चाहूंगी कि आज क्रिकेटर्स बहुत चुनावी मैदान में भी देखने को मिलते हैं। अजहरुद्दीन से लेकर जिस तरह से गुजरात में हमने देखा, तो सिद्धू भी देखा हमने, गुजरात में भी देखे, कीर्ति आजाद भी हैं। तो क्या ये क्रिकेटर्स का जो राजनीति से जुड़ाव लगाव जो पुराना है उसको युवराज आगे बढ़ा सकते हैं? आपको लगता है कि राजनीति में उनकी जगह है, होनी चाहिए? देखिए, मैं अभी इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकती। 4-5 साल अभी युवराज में क्रिकेट खेलने की क्षमता है, वो खेलेगा। जब रिटायर होगा तब हम सोचेंगे कि उसको चुनाव लड़ना है या क्या करना है, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शबनम सिंह जी। तो आज मुलाकात की है युवराज सिंह ने पार्टी अध्यक्ष बीजेपी के जो अमित शाह है उनसे। हालांकि उनकी माताजी का कहना है कि वो अपने खेल की जो उनकी एकेडमी बनी हुई है, उनकी जो संस्था बनी हुई है, उसके सिलसिले में गए थे। लेकिन देखना होगा, और अग्निहोत्री जी ज्यादा बता पाएंगे कि हकीकत क्या है। अग्निहोत्री जी, देखिए, चाहे क्रिकेटर हों, फिल्म स्टार हों, ये जब चुनावी मौसम आता है तो पार्टियां उनकी ओर रुख करती हैं। अब हमें शबनम जी की बात पर भरोसा करना चाहिए। हो सकता है अमित शाह जी और युवराज की मुलाकात कोई राजनीतिक मुलाकात ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में चेतन चौहान भी रहे हैं, कीर्ति आजाद भी रहे हैं, सिद्धू रहे हैं, और कांग्रेस में भी अजहरुद्दीन का नाम आपने लिया। सचिन तेंदुलकर को कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा में भेजा, भारत रत्न दिया, ये मानते हुए कि इससे छप्पर फाड़ करके युवाओं का वोट उनको मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये सब टोटके जो है ये राजनीतिक पार्टियां करती रहती हैं। तो ये अगर कोई सुधांशु जी ज्यादा बताएंगे, क्योंकि इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं, वो पहले भी तमाम सारे लोगों को भाजपा के साथ जोड़ते रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो वो ज्यादा इस पर प्रकाश डालेंगे। सुधांशु जी, तो क्या युवराज को लाने की तैयारी कर रही है पार्टी? मुझे इस विषय में बिल्कुल जानकारी नहीं है। ये सारे विषय से मैं कहीं भी जुड़ा नहीं हुआ, तो इसलिए कुछ नहीं कह सकूंगा। हाँ, महाराष्ट्र की बात हो रही थी, थोड़ा सा महाराष्ट्र का बतला दूं। मैं अभी सारी बातें सुन रहा था जी। आज तक महाराष्ट्र में 117 सीटों पे हम लड़ते थे, 171 सीटों पर शिवसेना लड़ती थी। आपस में चर्चाएं चल रही हैं। एक फॉर्मूला हमारा हमेशा से तय था कि जिसके भी ज्यादा विधायक होंगे उस दल का मुख्यमंत्री बनेगा। जहां ऐसी स्थिति होती है वहां मुख्यमंत्री के नाम को प्रोजेक्ट कैसे करेंगे? जब यही नहीं पता कि शिवसेना का बनेगा या भाजपा का बनेगा, तो आप नाम को कैसे प्रोजेक्ट कर देंगे? लेकिन सुधांशु जी, परेशानी तो वहां पर टिकटों को लेकर भी है ना। अभी बंटवारे को लेकर भी स्थिति साफ नहीं हो पा रही है, उस पर भी अभी कशमकश बनी हुई है। उसकी क्या वजह है? मंदार से समझने की कोशिश करते हैं। मंदार, क्या मैं आपके पास वापस आऊंगी सुधांशु जी। मंदार, क्या ये जो चल रहा है अंदर ही अंदर कहानी, चाहे बीजेपी कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी शिवसेना हो, इसका दोनों का आने वाले चुनावों में किसको खामियाजा ज्यादा भुगतना पड़ेगा? आलोक जी, आपको बहुत इंतजार करना पड़ रहा है। आलोक जी, मंदार से बात करने के बाद आपके पास ही आऊंगी। बहुत सारे जी मंदार बोलिए। बहुत सारे जो नए दल जुड़ गए हैं यूटी में, उसको भी एकोमोडेट करना होगा। तो उसको देखते हुए ये स्थिति बनी हुई है, जहां की शिवसेना ने कहा है कि 150 के नीचे वो नहीं आ पाएंगे। और शिवसेना और भाजपा का पहले से फॉर्मूला ये रहा है कि जिसकी सीटें ज़्यादा चुन के आती है उसी का मुख्यमंत्री बनेगा, वो उन्होंने पहले ही घोषित किया है। हालांकि हमेशा से भाजपा विधानसभा चुनाव में कम सीटों पर लड़ती है और शिवसेना ज़्यादा सीटों पर लड़ती है। और उसी तरह जो लोकसभा होते हैं उसमें भाजपा ज़्यादा सीटों पे लड़ती है और शिवसेना कम सीटों पे लड़ती है। तो उनका ये पुराना फॉर्मूला है। लेकिन मोदी वेव को देखने के बाद भाजपा को लगता है कि वो अब पूरे पैमाने में आ सकते हैं और उसी के तहत वो ज़्यादा सीटें मांग रही है। लेकिन बाईपोल्स होने के बाद शिवसेना ने एक साफ संकेत दिए हैं कि वो इस फॉर्मूला को नहीं छोड़ना चाहते, वो पुराना फॉर्मूले पे टिके रहना चाहते हैं। और इस तरह से मोदी वेव का असर बाईपोल्स में नहीं देखने मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया मंदार। गणित होते हैं मंदार, बहुत बहुत शुक्रिया। जो बात आप बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी अब मोदी लहर को देखते हुए चाहती है ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी में भी क्यों टकराहट अभी तक बनी हुई है? वहां क्यों स्थिति साफ नहीं है? वैसे ही परेशानी में है कांग्रेस लोकसभा चुनावों के बाद। आलोक शर्मा जी, माफी चाहती हूं, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। और सुधांशु मित्तल जी ने अपने आप ही कहना चाहिए मुझसे वक्त ज्यादा ले लिया, तो अब आपको वक्त मिलेगा। ये जो तस्वीर कांग्रेस की महाराष्ट्र में, हरियाणा में, सब जगह बताया जा रहा है कि कांग्रेस तो रेस में ही नहीं है, दौड़ से ही बाहर है। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में आप
अभी तक एनसीपी से अपनी स्थिति साफ नहीं कर पाए हैं, तो नुकसान नहीं होगा ज्यादा उससे? देखिए मीना जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो हरियाणा में 3 पार्टियों का चुनाव की मैंने बात की थी, सुधांशु भाई का मैं बड़ा आदर करता हूं। तीनों चुनाव में मैं कभी मिलेंगे तो मैं बता दूंगा कब कब कितना गठबंधन हुआ है। महाराष्ट्र की जहां तक बात है, अभी भी हमारी सरकार चल रही है। 2 दल हैं, दोनों दल सहयोगी दल हैं। कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे में चर्चाएं चल रही हैं और बहुत जल्द, क्योंकि आज चुनाव अनाउंस हो गए हैं, बहुत जल्द इसका निर्णय भी हो जाएगा। मैं थोड़ी सी बातों कर तथ्यों के ऊपर जाना चाहूंगा। पिछले विधानसभा में 9% वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में, 7% वोट मिला था हजका को, लगभग ऑलमोस्ट बराबर था। आज वो दोनों अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या रिजल्ट रहेगा, कितना उसका असर आएगा, ये देश राज्य की जनता तय करेगी। दूसरा विषय मैं लेना चाहता हूं कि 2-3 मुद्दे ऐसे रहे थे जिन पर केंद्र सरकार ने, जो आज बनकर आई है, लोकसभा के चुनाव में चुनाव लड़ा था। वो 3-4 मुद्दे थे। उसमें अगर विस्तृत तौर पर देखें तो आर्थिक मुद्दे थे और विदेशी मुद्दे थे, विदेश नीति थी। दोनों ही जगह पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फ्लॉप रही है। एक इन्होंने बहुत बड़ा नारा दिया था, मर जवान और मर किसान। मर किसान विदर्भ के बारे में बार बार ये कहते थे, लेकिन बजट के अंदर मात्र 1000 करोड़ रुपया देकर इन्होंने एक ऐसा देश की किसानों को झुंझुना पहनाया था कि आपको हर घर तक, हर खेत तक हम पानी पहुंचा देंगे। लेकिन 1000 करोड़ के आधे जो उन्होंने बजट में प्रोविजन रखा, उससे 2 नहरों से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। ना विदर्भ के किसानों को पिछले 3.5 महीने में कुछ मिला है, ना हरियाणा के किसानों को कुछ मिला है, ना हमारे सैनिकों को कुछ मिला है। और इससे भी कहीं ज्यादा आप देखिए, इन्होंने महंगाई पर चुनाव लड़ा, लेकिन इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, जिनका दोनों का उपयोग हरियाणा और महाराष्ट्र का किसान बहुत आयत में करता है, पिछले 3 महीने के अंदर 9 गुना रेट इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के बढ़ गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब नहीं दे पा रही है। आलोक जी, मैं आपकी बात को मानूं तो महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों में आप कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाएगी, तो ये लेकर कि बीजेपी ने 3 महीनों की सरकार में, केंद्र की सरकार ने कुछ नहीं किया है, ये आपके पास होगा कहने को? नहीं, बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा। देखिए, बिल्ली के जो भाग का छीका है वो बार बार नहीं फूटता है। आप सुधांशु साहब की आप स्टेटमेंट सुनिए, प्रकाश जावड़ेकर साहब की स्टेटमेंट सुनिए, और इनके जो सहयोगी दल हैं वो भी सब ये कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। अब आपको जमीन पर आना पड़ेगा। अमित शाह जी ने भी स्टेटमेंट दी है। बिल्कुल, आलोक सामना के मुखपत्र में पूरी तरह से लिखा गया है। आलोक यही जी, आलोक जी, मैं आपकी बात को मानती हूं। मोदी के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस किसके नाम पे चुनाव लड़ेगी? आप क्या कहेंगे? 10 सालों में और 15 सालों में दोनों राज्य सरकारों ने क्या कुछ किया है, उस फहरिस्त को आप बताएंगे, या फिर 3 महीनों में बीजेपी ने जो नहीं किया है वो बताएंगे? क्या सुनाएंगे आप जनता को, और आपके पार्टी के कैडर को आप क्या बताएंगे कि वो जाए, वो आत्मविश्वास से भरा हुआ हो, वो अपने आप को रेस से बाहर न समझे? देखिए, हम दोनों चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। हमने 10 वर्षों में हरियाणा की जनता के लिए जो विकास किया है उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और फैक्ट्स के साथ आगे बढ़ेंगे। और जहां तक ये जो गुमराह करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, हरियाणा में इसको बहुत बड़ी मुंह की खानी पड़ेगी। इनके पास कैंडिडेट्स नहीं है। एक बार लिस्ट अनाउंस होने के बाद जो घर में विद्रोह हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कैंडिडेट्स भी इनको दूसरी पार्टियों से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, और ये हमें कह रहे हैं कि हम सत्ता में नहीं हैं। हमारी 3 बार से महाराष्ट्र में सरकार है, 2 बार से हरियाणा में सरकार है, विकास हुआ है वहां पर। तथ्यों के ऊपर आधार पर हम विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, और जिन जिन मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में देश की जनता को गुमराह किया है। देखिए, यहां पर योगी आदित्यनाथ नहीं है, यहां पर लव जिहाद का मुद्दा नहीं है, यहां पर कांग्रेस की सरकार है, यहां पर समाजवादी सरकार नहीं है कि जो इनको लव जिहाद चलाने देगी। यहां पर मुद्दों पर बात होगी, और भारतीय जनता पार्टी को बाई इलेक्शंस की तरह बहुत बुरी मुंह की खानी पड़ेगी। नेता कौन होगा कांग्रेस का? आलोक शर्मा जी, नेता कौन होगा? किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? दोनों जगह जहां पर मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जी, अग्निहोत्री साहब, क्या राहुल गांधी जाएंगे प्रचार के लिए? आलोक जी जरूर जाएंगे। अभी तक लेकिन नजर नहीं आए। जम्मू कश्मीर में भी राहुल गांधी नजर नहीं आए हैं। लगातार जिस तरह से आपदा की स्थिति है उसमें आपका पार्टी नेतृत्व है, इतना जो लगातार बात होती है कि ऊर्जा नहीं दिख रही है। और यहीं पे सवाल जिस तरह से अशोक जी ने कहा था, वापस आऊंगी आलोक जी आपके पास। अशोक जी, आपको लगता है कि जिस तरह की स्थितियां, जो अग्निहोत्री जी ने सवाल उठाया था कि अगर किसी को भी
साफ मैंडेट नहीं मिलता है, जिसकी संभावना है, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि वो अपने बूते चुनाव लड़ लेगी, इसलिए हजका से अलग हो गई, उसका नुकसान उन्हें कितना होगा। कांग्रेस पार्टी की स्थिति आप बता रहे हैं कि रेस से बाहर है, तो ऐसी स्थिति में कौन सी तस्वीर विधानसभा की निकलकर वहां पर आने वाली है, और अगर उस तरह की स्थिति आती है जिसका जिक्र अग्निहोत्री साहब ने किया, तो कौन सी संभावनाएं आपको दिखती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल एक कैडराइज बेस्ड पार्टी है, जिसका 1444 बूथों के ऊपर अपना एक संगठन है, और उस संगठन के माध्यम से हम चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल पूर्ण बहुमत से हरियाणा के अंदर अपनी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस को जनता जान चुकी है किस प्रकार से इस्तेमाल किया है, हर वर्ग दुखी है। और आज 4 महीने में जिस प्रकार एक लहर के माध्यम से आदरणीय मोदी जी के नाम को लेकर के, क्योंकि देश का जो चुनाव भारत देश के अंदर हुआ था, लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, वो मोदी वर्सेस राहुल गांधी था, तो दोनों में से कौन यानी कि देश को सही दिशा में ले जाने के लिए परिपक्व था, इस चीज को लेकर के देश की जनता ने आदरणीय मोदी जी को एक्सेप्ट किया, भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट नहीं किया। और आज भी भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट हरियाणा प्रदेश के अंदर एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं है। जितने भी हैं, यदि 2 चुनाव लड़े हैं तो आज तक चुनाव जीत करके नहीं गए हैं, या उनकी जमानत जब्त हुई है। तो आज जितने भी इंपोर्ट करे हुए आज ये उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी लेकर के आज चुनाव मैदान में उतार रही है। इनके 90 के 90 उम्मीदवार यदि नजर दुड़ाएं तो दूसरी पार्टियों से आए हुए उम्मीदवार हैं। तो आज किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि एक इतिहास उठा करके देखिए, 9% से ज्यादा कभी जिंदगी में जब भी चुनाव हुए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी को 9% से ज्यादा वोट बैंक नहीं मिला है। तो इंडियन नेशनल लोकदल एक कैडराइज बेस्ड पार्टी है, जिसके माध्यम से चुनाव मैदान में उतरने जा रही है और पूर्ण बहुमत से चुनाव के अंदर अपनी सरकार बनाने जाएगी। माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और कांग्रेस को आज कांग्रेस से हर वर्ग दुखी है, और भारतीय जनता पार्टी को खुद देख चुकी है, देश की जनता देख चुकी है। और इसका रिजल्ट अभी उपचुनाव, अभी 15 दिन पहले उपचुनाव जो भारत देश के अंदर हुए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं, चाहे दूसरे स्टेट में हुए हैं, वहां पर जो मोदी जी का असर जो कम नजर आता दिख रहा है। इसी प्रकार से आदरणीय अमित शाह जी ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि मोदी जी की लहर अब खत्म होने जा रही है। तो आज ये लहर के माध्यम से अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में अशोक जी, मेरा एक सवाल है, अशोक जी मेरा एक सवाल ये है कि ओम प्रकाश चौटाला जी जो आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अशोक जी मेरा सवाल सुन लीजिए, आपकी बात हो गई, आपने अपनी बात कह दी, आपकी मेरा सवाल सुन लीजिए। ओम प्रकाश चौटाला जी आपके नेता हैं, अजय चौटाला जी आपके नेता हैं, और अभय चौटाला जी आपके नेता हैं, और दुष्यंत चौटाला जी आपके नेता हैं, चारों एक ही परिवार के हैं। ओम प्रकाश जी चौटाला जी और अजय चौटाला जी इस वक्त जेल में हैं, कोर्ट ने उनको सजा दी हुई है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। अभय चौटाला जी, आपने कहा उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी, ओम प्रकाश जी की वो कैसे बनेगी, वो तो कानूनी अभी स्थिति नहीं है। अभय चौटाला जी मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, या दुष्यंत जी होंगे, या कोई और होगा, कुछ स्पष्ट ये भी करें। पूरा जो भी संगठन हमारा माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में आज भी काम कर रहा है, और मैं दावे के साथ में आपके बीच में ये बात इस चैनल के माध्यम से बोल के जा रहा हूं कि माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। मैं चैलेंज के साथ कह के जा रहा हूं आपके बीच में, क्योंकि हमें न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है। और किस प्रकार, मैंने कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संसद के अंदर बोला है कि किस प्रकार सीबीआई का इस्तेमाल करके आपके विरोधियों को किस प्रकार केस बढ़ा करके जेल में डालने का कार्य, किस प्रकार सीबीआई का इस्तेमाल किया है, मैंने कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट तक बोल चुकी है। तो आज हमारे नेताओं को 170 के तहत केवल जेल के अंदर डाला है। हमें न्याय के ऊपर पूरा विश्वास है, हमें न्याय मिलेगा। जी अशोक जी, 1 मिनट के लिए आप रुकिए। अग्निहोत्री जी। नहीं अशोक जी, मेरा ही कहने का मतलब ये है, वो तो अदालत का जब फैसला आएगा तब होगा, जो भी आपने उसको चुनौती दे रखी है ऊंची अदालत में, वो एक विषय जरूर है। लेकिन मेरा एक प्रश्न ये है कि भारत, जिस तरह मोदी जी के प्रति आपकी एक सॉफ्ट कॉर्नर है, आपने कहा कि देश चलाने के लिए देश ने उनको मैंडेट दिया और वो काफी अच्छे नेता हैं, तो अगर मोदी जी कहेंगे
तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे अगर ऐसी स्थिति बनती है? कांग्रेस को भगाना चाहती थी और विकल्प देखना नहीं, वो तो ठीक है, वो तो हो गया। नहीं, भविष्य में अग्निहोत्री साहब आपको सीधे सीधे पूछ रहे हैं अशोक जी, नहीं, जो वो कि तो हो मैंने भी गया। आपसे पूछा था। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर आज लोकल मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। जी, हरियाणा चुनाव लड़ा प्रदेश के जाएगा। अंदर जो भी जितनी भी समस्याएं हैं वो केवल और केवल क्योंकि 5 साल से हम बैरिकेड में नहीं जाते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता कभी बैरिकेड्स में नहीं जाता है। 5 साल से लगातार अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और पूर्ण बहुमत से इंडियन नेशनल लोकदल सरकार बनाने जा रही है। ये मेरा दावा है इस चैनल के माध्यम से। बिल्कुल आपका दावा हम सुन लेते हैं, मान भी लेते हैं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति जनता नहीं होने देती है, उस स्थिति में क्या आप बीजेपी के नरेंद्र मोदी की जो तारीफ आप कर रहे हैं, क्या उनके साथ भी जा सकते हैं? ये पूछने की कोशिश की है। अगर मोदी जी अपील करते हैं कि आप आइए और कांग्रेस को हटाने के लिए समर्थन दीजिए हमको। देखिए, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल को किसी दल की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, क्योंकि आज हर कार्यकर्ता, इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता अपने आप को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी समझ करके आज पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं और अपने संग 3 लाख कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल के पास हैं। उनके माध्यम से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, उनके माध्यम से ही सरकार बनाएंगे और एक सुचारू रूप से सरकार चलाने का कार्य करेंगे। जिस प्रकार जल कल्याणकारी नीतियां माननीय जन नायक चौधरी देवीलाल जी ने इस देश के अंदर जी आलोक जी के पास एक बार फिर से आती हूं। आलोक जी जो बात यहाँ पर हो रही है कि लोकसभा का चुनाव जो था, जो महत्वपूर्ण पहलू है, लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के आमने सामने लड़ा गया था। अब जो महत्वपूर्ण राज्य है दोनों, महाराष्ट्र और हरियाणा, उन दोनों में बीजेपी ने साफ कर दिया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। राहुल गांधी आपकी पार्टी का उसी तरह से नेतृत्व करेंगे जैसे लोकसभा चुनाव में किया था? आलोक जी, एक सवाल मेरा भी साथ में सुन लीजिए जी सर। चूंकि संध्या जी बैठी हुई हैं, हजका की प्रवक्ता, कुलदीप बिश्नोई जी आपकी पार्टी से ही निकल करके गए, उन्होंने पार्टी बनाई है, क्या आप रीच आउट करेंगे उनकी तरफ, हजका को अपने साथ लेने की कोशिश करेंगे चुनाव से पहले या चुनाव के बाद? 3 बिंदु सामने निकल कर आए। पहला कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। मैं नहीं समझता भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता ने अभी ऐसा बयान दिया है, क्योंकि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि मोदी जी के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। कोई मुख्यमंत्री वो अनाउंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के नाम को वो यूज भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी दोनों जगह हार होने जा रही है, तो मोदी जी के ऊपर वो इस तरह का काला तिलक नहीं लगाएंगे। दूसरा विषय था, आपने कहा राहुल गांधी बनाम मोदी। चुनाव राहुल गांधी बनाम मोदी जी नहीं हुआ था, कांग्रेस बनाम मोदी हुआ था। क्यों? भारतीय जनता पार्टी तो पार्टी है ही नहीं, वो तो मोदी जी के सहारे चली थी। तीसरा विषय विनोद साहब का जो आया है कि क्या इस तरह की कोई परिस्थिति आएगी, मुझे पूरा भरोसा है 10 वर्षों में जो विकास हुआ है और जो देश की हरियाणा की जो जनता है, वो चौटाला साहब का जो गुंडा राज था, जिस तरह से इंडस्ट्रीज का पलायन हरियाणा से हुआ था और जेल में बैठकर लोग फिरौती मांगते थे, उसको हरियाणा की जनता नहीं भूली है। मुझे नहीं लगता कहीं पर भी हमें किसी के समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर इस तरह की कोई संभावना आती है, कोई परिस्थिति आती है, तो मैं कहूंगा कि अभी समय से पहले टिप्पणी करना उचित नहीं है। राजनीति में तमाम विकल्प खुले रहते हैं, तो इंतजार करना चाहिए। संध्या जी, क्या इस बात में कहीं कोई, जो आलोक जी कह रहे हैं कि इंतजार करना चाहिए, संभावनाएं इस तरह की बन सकती हैं, पार्टी भी सोच रही है आपकी? हाँ। संध्या जी, देखिए ऐसा है, हरियाणा में जहां तक हरियाणा की बात है मीना जी, मैं की वहां की बात जवाब करना देना चाहूंगी चाहूंगा। कि हरियाणा में 3 चेहरे हैं मुख्यमंत्री पद के। पहला नंबर है हुड्डा जी हैं, सेकंड पे ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, जैसा कि लोकदल के प्रतिनिधि अभी कह रहे थे, प्रवक्ता, और तीसरे नंबर पे हम अपने आप को सबसे छोटी पार्टी मानते हैं और बड़ी नम्रता से कहना चाहती हूँ कि हमारे आदरणीय कुलदीप बिश्नोई जी हैं। वो एक ईमानदार चेहरा है कुलदीप बिश्नोई जी, उनपे किसी तरीके की कोई बात नहीं। व्यावहारिक संध्या बजाज जी, व्यावहारिक पक्ष को देखते हुए बीजेपी देना नहीं चाहती अपना मुख्यमंत्री। देखिए बीजेपी जो है 90 सीटों पर यही कहेगी कि ये तुम्हारा मुख्यमंत्री बनेगा, कहीं पर भी इनकी स्थिति मजबूत नहीं है। मुख्यमंत्री कह करके सबको जितवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हरियाणा की जनता इतनी भोली नहीं है कि वो सबको मुख्यमंत्री मान के बैठ जाएगी। तो हमारे पास में एक ईमानदार मुख्यमंत्री है, वो हमारी ताकत है। एक नाम आप भूल गए संध्या जी, अरविंद शर्मा का नाम बीएसपी ने डिक्लेयर किया मुख्यमंत्री पूरी तरह से। बीएसपी, देखिए अरविंद शर्मा
अरविंद शर्मा जी के लिए ना, मैं एलाइज की बात अपने विनोद शर्मा जी की बात कहूंगी जरूर कि विनोद शर्मा जी एक मजबूत साथी हैं, वो हमारे साथ हैं। अरविंद शर्मा जी वो चाहेंगे तो डेफिनेटली हमारा हमेशा स्वागत है उनके लिए। और लेकिन मैं यही कहूंगी कि इस समय महागठबंधन की ही लोग बात कर रहे हैं, हरियाणा में लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से महागठबंधन हो और हम लोग जो है एक नई सरकार, देखिए बदलाव के लिए चुनाव हो रहे हैं, उसी सरकार को वापस लाने के लिए चुनाव नहीं हो रहे हैं। जी संध्या जी, बदलाव हरियाणा में जी आएगा। संध्या जी, जिस और एक बदलाव बहुत की अच्छा आप बात बदलाव कर रही आएगा। हैं विनोद अग्निहोत्री जी, हालांकि क्योंकि मेहमान हरियाणा से ज्यादा जुड़ गए, 288 महाराष्ट्र की है, 90 हरियाणा की है, लेकिन आज हमारा जो पूरा चर्चा है वो हरियाणा फोकस हो गई। अब मंदार भी बीच में जुड़े, लेकिन उन्हें भी बीच में इसलिए रोकना पड़ा क्योंकि युवराज सिंह की खबर आ गई थी कि वो भी मिले हैं मोदी से, अमित शाह से। तो ऐसी स्थिति में मैं अंतिम आपसे प्रतिक्रिया महाराष्ट्र के संदर्भ में समझना चाहूंगी कि बीजेपी के लिए अभी भी महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ जो सीटों का आंकड़ा है उस पर परेशानी बनी हुई है। कितना चुनौतीपूर्ण अभी जो लोकसभा के नतीजे आए हैं उसके बाद भी महाराष्ट्र में क्या उसी का? ऐसा है मीना जी कि लोकसभा चुनावों से पहले तक भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में शिवसेना पर निर्भरता थी। सुधांशु जी भी मानेंगे, शिवसेना वहां बड़ी ताकत होती थी राज्य में और बीजेपी उसकी सहयोगी पार्टी थी। इसीलिए जब इनकी सरकार बनी थी तो शिवसेना के ही मुख्यमंत्री मनोहर जोशी बने, फिर नारायण राणे बने। तो शिवसेना एक बड़ी ताकत थी और ये इनका गठबंधन में एक अघोषित, हालांकि ये बात सही है, ये होता था जिसके ज्यादा विधायक आएंगे मुख्यमंत्री उसका बनेगा, लेकिन एक अघोषित सहमति थी बाला साहब ठाकरे के साथ। प्रमोद महाजन जी उस युति के प्रमुख थे कि शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बनेगा और वो हुआ। लेकिन लोकसभा चुनाव में बाद जो परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है आज की स्थिति में ये है कि वो शिवसेना पर भारी पड़ रही है। और जिस तरह उद्धव ठाकरे ने पहले अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया, फिर अब वो पीछे हटे हैं कि मैं दावेदार नहीं हूं, तो कहीं ना कहीं भाजपा के दबाव में शिवसेना है वहां पर। एक बात भाजपा की समस्या ये है कि गोपीनाथ मुंडे जी के दुखद निधन के बाद जो अचानक हुआ, अगर मुंडे जी होते तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास एक सर्वस्वीकार्य नाम था गोपीनाथ मुंडे जी का और वो मुख्यमंत्री पद के सबसे सशक्त दावेदार थे और भाजपा को उसका बहुत फायदा भी मिलता। लेकिन उनका जिस तरह से दुर्घटना में निधन हुआ उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास एक चेहरे की कमी है। क्योंकि नितिन गडकरी जी राष्ट्रीय नेता हैं, केंद्र में हैं, वो मुख्यमंत्री बन के जाएंगे, प्रोजेक्ट होंगे, वो मुझे नहीं लगता वो केंद्र की राजनीति में है। तो एक चेहरे की कमी जरूर है, वहां विनोद तावड़े जी भी हैं और लोग भी हैं भाजपा में, तो वो एक आपस में रहता है राजनीतिक पार्टियों में। लेकिन मुझे लगता है कि शिवसेना और भाजपा, जिस तरह से भाजपा का इस समय राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव विस्तार हुआ है, तो शिवसेना और भाजपा का ये समस्या सुलझ जाएगी सीटों के बंटवारे को लेकर के, और उन्हें कोई ज्यादा उलझन नहीं आएगी। और जो राष्ट्रीय प्रभाव की आप बात कर रहे हैं वो लोक विधानसभा चुनाव के नतीजों में भी देखने को मिलेगा, अगर मैं आपकी बात को समझूं। सुधांशु मित्तल जी भी लगातार कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सुधांशु जी, हालांकि वक्त बहुत कम है, कार्यक्रम खत्म होने का वक्त हो चुका है। जी सुधांशु जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक यथार्थ स्पष्ट है। दोनों प्रदेशों में जनता वहां की सरकार के प्रति आक्रोशित है और विकल्प की तलाश रही है, और उस विकल्प में उनको भाजपा और शिवसेना, आप इस उम्मीद को छोड़ अगर मुझे बोलने दे भाई साहब, आप बोलते हैं तो मैं बीच में नहीं बोलता। सुधांशु जी बात पूरी करिए, आलोक जी आपके पास भी आऊंगे, हालांकि कार्यक्रम खत्म करने का वक्त हो चुका है। मैं माफी चाहती हूँ आप दोनों से, बस 10-10 सेकंड प्लीज। सुधांशु जी 10 सेकंड में प्लीज। जी, तो इसलिए महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा की युति को और हरियाणा में भाजपा को जन समर्थन व्यापक मिल रहा है, क्योंकि दोनों राज्यों में कांग्रेस के कुशासन से त्रस्त जनता भाजपा की ओर देख रही है। जी जी, कांग्रेस महाराष्ट्र में कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी, आलोक जी कैसे पार पाएंगे 15 साल और 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, देख चुके हैं और दिल्ली में नतीजा देख चुके हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पिछले 4 महीने में जो ग्राफ गिरा है और दिल्ली से जिस तरह से चुनाव से भागे 4 महीनों में जो ग्राफ गिरा है वो महत्वपूर्ण है या 10 सालों 15 सालों में जो ग्राफ गिरा है वो महत्वपूर्ण है? बहरहाल आलोक जी माफी चाहूंगी क्योंकि वक्त नहीं है, मैं माफी चाहती हूँ आप सभी से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, और जो बात निकलकर आप सबसे सामने आ रही है, अभी कम से कम आज ऐलान हुआ है, पहला दिन है, बहुत मुश्किल है किसी भी तरह की प्रेडिक्शन को। लेकिन जो बात आज के हालात में है, जिस तरह से अग्निहोत्री जी ने कहा कि
राष्ट्रीय प्रभाव बीजेपी का जिस तरह से बना है उससे बीजेपी उत्साहित है। कांग्रेस के लिए इस वक्त परेशानी इस मायने में है कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी पहले से ही है, महाराष्ट्र में 15 सालों से, हरियाणा में 10 साल से सरकार है, तो सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। और दूसरा, लोकसभा चुनावों का जो नतीजा है, इससे कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती ये भी है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरे, उत्साह भरे, ऊर्जा भरे, वो कैसे, देखना होगा कैसे पार्टी इस चुनौती से पार पाती है। तो बीजेपी कैसे हरियाणा जैसे राज्य में हजका को एक तरह से अगर कहें उससे बाहर होने के बाद कितनी सीटें हासिल कर पाती हैं, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन किस तरह से आगे बढ़ता है और मुख्यमंत्रियों के नाम पर फैसला कब होता है, हालांकि चुनावों के बाद की बात सामने आ रही है। बहरहाल देखते रहिए, अगले 1 महीने लगातार हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव पर फोकस न्यूज पर हर खबर आपको दिखाई जाएगी। लेकिन इस वक्त ब्रेक का वक्त